आज हम लोग इस क्षेत्र में इरगू टोली चौक से इरगू टोली रोड होते हुए पहाड़ी मंदिर और पहाड़ी मंदिर से किशोरगंज चौक तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और स्कूली बच्चों के साथ तिरंगा यात्रा निकाला। वैसे झारखंडी छात्र और छात्राओं को भोगना पड़ता है जो वाकई में इसके असली हकदार हैं। क्योंकि मैं तो धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे का भी विरोधी रहा हूँ, लेकिन किसी मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगना बिल्कुल गलत है। मैं इसका फेवर में कभी नहीं रहा हूँ, आगे भी नहीं रहूँगा। यदि आपके पास उसके प्रमाण हैं तो कोई भी गड़बड़ करने वाला व्यक्ति क्यों न हो, सीपी सिंह ही क्यों न हो, सीपी सिंह को भी जेल में डालकर और कड़ी से कड़ी सजा देने का काम कीजिए। पहली बात तो कि बीजेपी नैतिक समर्थन दे रही है, ठीक है, फिजिकल समर्थन नहीं दे रही। E20 यानी 20% इथेनॉल उसमें डाल करके आप गाड़ी चला सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और मैं हूं श्याम सुंदर सिंह। हमारे साथ जो शख्सियत है वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आज हमारे साथ मौजूद है सीपी सिंह। अपने आप में 70 साल की आयु में लगभग 50 से 55 साल इन्होंने राजनीति में दिया है और हर बड़ी से छोटी खबरों में आपने इनको जरूर देखा होगा। बेबाक हैं, जो बोलते हैं सोचते नहीं है कि क्या हम बोलेंगे, क्या इसका असर पड़ेगा, सही बात बोलने की कोशिश करते हैं। आज हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर किशोरगंज चौक तक इन्होंने यात्रा निकाला। सबसे पहले सर उसके बारे में बताइए, क्या है, कैसे है और क्या इससे आप जनता को बता रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर हर घर तिरंगा अभियान चला रही है। तिरंगा यात्रा क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारा भारत देश लाखों लोगों की कुर्बानियों के बाद आजाद हुआ है और तिरंगा हमारा मान, सम्मान और स्वाभिमान है। हमारा तिरंगा पूरा विश्व के अंदर लहराए, ये हम लोग कल्पना करते हैं। इस तिरंगे का मान सम्मान रखना हम सभी भारतीयों का कर्तव्य है। लेकिन आज देश के अंदर बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे नारे लगाते हैं, हमारे देश की एकता अखंडता को खंडित करना चाहते हैं। वैसी स्थिति में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्षों से इस अभियान की शुरुआत की है और हमारे कार्यकर्ता अलग अलग क्षेत्रों में तिरंगा यात्रा निकालकर और लोगों के बीच तिरंगा वितरण करके कि आप अपने अपने घरों पर 15 अगस्त को तिरंगा फहराएं, लहराएं। क्योंकि लोगों में राष्ट्रभक्ति की भावना प्रज्वलित हो। राष्ट्रभक्त तो हैं, लेकिन और भी राष्ट्रभक्ति इतनी प्रबल हो कि हमारा भारत देश को टुकड़े करने वाले के मंसूबे चकनाचूर हो जाए। तो आज हम लोग इस क्षेत्र में इरगू टोली चौक से इरगू टोली रोड होते हुए पहाड़ी मंदिर और पहाड़ी मंदिर से किशोरगंज चौक तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और स्कूली बच्चों के साथ तिरंगा यात्रा निकाला। सर, ये तो हर घर तिरंगा कार्यक्रम के बारे में बातचीत हो गई। झारखंड के परिवेश में अगर हम बात करें तो अभी एक आंदोलन चल रहा है जयपाल सिंह स्टेडियम में, पेपर लीक मामला है। आपकी नजर में ये क्या हो रहा है, सही है, गलत है, और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, ये जरा बताइए। देखिए, झारखंड के अंदर जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें घपला घोटाला खुलेआम हो रहा है। चाहे वो जेपीएससी का मामला हो, चाहे जेएससीसी का मामला हो, चाहे सीजीएल परीक्षा का मामला हो। इसमें जब मेरिट वाले स्टूडेंट चयनित नहीं होंगे और पैसे के बल पर चयनित होंगे तो आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे राज्य में जब
मेरिट वाले नहीं आएंगे तो शासन प्रशासन कैसे चलेगा। दुर्भाग्य इस बात का है कि जब चीजें संज्ञान में आती हैं तो सरकार इसको अनदेखी करती है। तो दो ही बातें हो सकती हैं, या तो सरकार के संज्ञान में हो रही होगी, या सरकार की मिलीभगत से हो रही, या सरकार के संज्ञान में नहीं होगी और उन अधिकारियों कर्मचारियों पर कोई लगाम नहीं है जिसके कारण ये घटनाएं होती है। कुल मिलाकर इसका खामियाजा वैसे झारखंडी छात्र और छात्राओं को भोगना पड़ता है जो वाकई में इसके असली हकदार हैं। वैसी स्थिति में झारखंड के छात्र और छात्राएं जो अभ्यर्थी हैं वे विगत 20 दिनों से जयपाल सिंह स्टेडियम में धरना पर बैठे हुए हैं और समय समय पर कभी तिरंगा यात्रा निकालते हैं, वंदे मातरम गाते हुए सड़कों पर निकलते हैं, कभी मशाल जुलूस निकालते हैं। और अभी 10 अगस्त को उन्होंने विधानसभा घेराव भी किया जिसमें 50,000 से ज़्यादा छात्र छात्राएं थे और उन पर जमकर लाठी बरसाया गया। खासकर जब विधानसभा के पास रात के अंधेरे में कायरतापूर्ण कार्रवाई की गई और उन पर लाठी चार्ज की गई जिसमें हमारी छात्राएं और छात्र भारी मात्रा में घायल हुए, कई लोग हॉस्पिटलाइज हैं। उनकी मांग क्या है? उनकी मांग है कि भाई 14वीं जो जेपीएससी का परीक्षा अभी जो हुआ उसको रद्द करें। उसके बाद 13-14 में भी जो हुआ, 13 से 14 जो हुआ था उसका भी आप रद्द कीजिए और एसएससी और सीजीएल का भी परीक्षा रद्द कीजिए और इसकी जांच सीबीआई से कराइए। सरकार ने सीआईडी जांच करा रही है और जिसमें कई लोग गिरफ्तार हुए हैं, कर्मचारी गिरफ्तार हुए हैं। जो एक एजेंसी के टीडीपीएल जिसको बोलते हैं उसके कर्मचारी गिरफ्तार थे। जब उसके कर्मचारी ने स्वीकृति दे दिया है, स्वीकार किया है कि इसमें अध्यक्ष की बड़ी भूमिका थी, सदस्यों की बड़ी भूमिका थी, तो ऐसी स्थिति में सिर्फ अध्यक्ष ही गिरफ्तार हुए हैं, 2 मेंबर गिरफ्तार नहीं हुए। मेरा ये कहना, मैं उन लोगों जैसा नहीं हूँ जो ये मांग करूँ कि माननीय मुख्यमंत्री इस्तीफा दें, क्योंकि इस विभाग के मंत्री मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी हैं। लेकिन मैं नहीं मानता कि उनका इस्तीफा की मांग हो रही है या होनी भी चाहिए, क्योंकि मैं तो धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे का भी विरोधी रहा हूँ। क्योंकि क्या है, ये सिस्टम गड़बड़ है और इस सिस्टम को ठीक करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। लेकिन किसी मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगना बिल्कुल गलत है। मैं इसका फेवर में कभी नहीं रहा हूँ, आगे भी नहीं रहूँगा। सिस्टम सुधारा जाए। मैं सरकार से सिर्फ इतना ही मांग करता हूँ कि मुख्य मांगे इन छात्र और छात्राओं को है कि इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए, क्योंकि सीआईडी पर इन्हें विश्वास नहीं है। और मेरा भी मानना है कि सीआईडी सिर्फ लिपापोती करने का काम करती है, सरकार के कहे अनुसार काम करती है। इसलिए स्वतंत्र एजेंसी, केंद्रीय एजेंसी सीबीआई है, उससे जांच कराई जाए। तो सर इसमें 2 बातें हैं। पहला, जो 10 तारीख की बात हम लोग कर रहे हैं उस पर जो बातें सामने आई कि बीजेपी के लोग उसमें शामिल थे, उस तरह के कुछ मतलब थे जिसके कारण ये हुआ। जो ये विपक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं कि उसमें बीजेपी के लोग शामिल थे। 2 चीजें मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। पहली बात तो कि बीजेपी नैतिक समर्थन दे रही है, ठीक है, फिजिकल समर्थन नहीं दे रही है। उस दिन संयोग ऐसा था कि हम लोग जब विधानसभा जा रहे थे तो माननीय बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में हुआ कि मुख्यमंत्री जी से मिला जाए, उनसे बात किया जाए। जब वहां पहुंचे तो हम लोग को नहीं मिलाया गया, तो हम लोग वहीं पर धरना पर बैठ गए, ठीक है, उनके आवास के सामने रोड पर ही। हम लोग को फिर अरेस्टिंग हुआ और हम लोग को फुटवाल जेल ले जाया गया। ठीक है।
भारतीय जनता पार्टी के जितने विधायक थे, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर जितने पदाधिकारी थे, सारे के सारे हम लोग उस दिन 8:30 बजे रात तक वहां पर रहे। वहाँ जो गेस्ट हाउस था उसमें रहे, खेलगांव में। तो मेरा ये कहना है कि वहाँ कौन लोग थे, और यदि थे तो सरकार के तो आंखें होती हैं। सरकार निश्चित रूप से उसको ड्रोन के माध्यम से, या इतना मीडिया में जो भी मीडिया के सैकड़ों लोग थे वहां पर, सबों ने कैच किया होगा, तो कोई ना कोई तो आया होगा ना उसमें। तो आप बता देना कि उसमें भारतीय जनता पार्टी का कौन काज करता था, नंबर 1। और मेरा जैसा मानना कि यदि वो आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता युवा मोर्चा या उससे जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति ने कुछ किया है वहां गड़बड़, तो भाई मेरे जैसा व्यक्ति का मानना है कि आप वैसे लोगों को चिन्हित कीजिए, वैसे लोगों को अरेस्ट कीजिए, लेकिन आरोप सिर्फ मत लगाइए। ठीक है, आरोप लगा के भाग मत जाइए। यदि आपके पास उसके प्रमाण हैं तो कोई भी गड़बड़ करने वाला व्यक्ति क्यों न हो, सीपी सिंह ही क्यों न हो, सीपी सिंह को भी जेल में डालकर और कड़ी से कड़ी सजा देने का काम कीजिए, लेकिन सिर्फ आरोप मत लगाइए। ठीक है, ये बात आपने बताया अपने पार्टी की तरफ से भी और अपने मतलब जो विवाद हुआ। अब ये जो जांच एजेंसी पर लोग सवाल उठा रहे हैं, आज सीबीआई सीआईडी, ठीक है, कल ईडी, तो ये मतलब कब तक जांच एजेंसी पर सवाल उठता रहेगा? देखिए, 2 चीजें मैं कह रहा हूं। जब कोई घटना होती है तो देखिए हर चीज के लिए कानून बने हुए, ठीक है, और अभी केंद्र की सरकार ने नीट मामले में बहुत बड़ा कानून बनाया है। हाँ, एकदम बनाया। इसमें 10 साल की सजा भी है, 10 करोड़ रुपए है। उसी प्रकार से राज्य के अंदर कड़ा कानून बनना चाहिए, और साथ ही ईमानदार व्यक्ति को, अधिकारी को, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, टेक्नोक्रेट हो या कोई भी हो, उसको बनाइए, चिठा कर बनाइए, और जिस एजेंसी को आप दे रहे हैं आप उसको देखिए कि वो एजेंसी सक्षम है कि नहीं, वो कहीं ब्लैक लिस्टेड है कि नहीं, कहीं दीवार है कि नहीं, आप उसको दीजिए। और देखिए नीयत जब ठीक रहती है ना तो सारी चीजें ठीक होती है। तो मेरा ये कहना है कि जांच की बात तो आएगी, जब कोई भी घटना घटती है आखिर जांच तो होती है ना। जैसे कहीं कोई हत्या हो जाती है तो हत्या होने के बाद आखिर किसी पर धारा 302 लगा के आप जेल तो भेज देते हैं, तो उसकी जांच करते हैं ना, प्रूफ करते हैं कि नहीं वो हत्या किया या नहीं किया। तो उसी प्रकार से जब ये सब चीजें हो गई हैं तो सीआईडी पर इसलिए विश्वास नहीं है कि सीआईडी पहले भी जांच की थी और उसने लिपापोती करने का काम झारखंड जेसीसी में किया था और उसी प्रकार सीजीएल में किया था। तो मेरा कहना है कि लोगों का, छात्र छात्राओं का विश्वास झारखंड के सीआईडी पर नहीं है, इसीलिए वो सीबीआई जांच की मांग कर रही है। ठीक है, 2 चीजें और निकल के आती हैं कि विधानसभा आप भी पहुंचते हैं, आप बोलते हैं कि अगर ऐसा कुछ है तो मेरे पिताजी को गिरफ्तार कर लीजिए, सीपी सिंह को गिरफ्तार कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप कॉकरोच वाली बात बोलते हैं, ठीक है। तो ये मतलब जो कॉकरोच आपको कौन लगता है, जैसा आपने बोला? देखिए कॉकरोच का मतलब क्या है, पहले बात समझिए। ठीक है, उसकी परिभाषा अलग अलग हो सकती है, ठीक है, लेकिन जंतर मंतर पर जिस प्रकार से वहां बैठे हुए तथाकथित भी बोलना बेकार है, एंटी सोशल एलिमेंट्स जो वहां पर नारे लगा रहे थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ठीक है, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है, मेरा लिंग मेरी मर्जी, शर्जिल इमाम उमर खालिद को रिहा करो, राम और सीता जी का नाम लिया गया। मेरा ये कहना है कि एजेंडा था,
एफसीआरए बिल आया नहीं था, हम्म, उसके पहले ही एफसीआर बिल वापस लो। हम्म, आखिर ये नारा लगाने वाले कौन थे? हम्म, यह केंद्र की सरकार ने हम्म, 1 महीना के अंदर हम्म, नीट का री एग्जाम ले लिया। हम्म, 1,36,000 लोगों का सिलेक्शन हो गया। हम्म, वैसी स्थिति में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो गया, जो आप डिमांड कर रहे थे। ठीक है। और उसके बाद आप ब्रैकेटिंग तोड़कर हम्म, आप संसद को तोड़ने के लिए जा रहे थे। हम्म, आपने कहा इसको नेपाल बना देंगे। हम्म, आपने कहा कि संसद भवन को तोड़ देंगे। हम्म, तो क्या ये छात्र हो सकते हैं क्या? हम्म, वहां पर आदरणीय मोदी जी माँ को गंदी गंदी गालियां दी गई, हम्म, मोदी जी को गंदी गंदी गालियां दी गई। हम्म, तो मेरा ये कहना है, यहाँ के ये छात्र तो नहीं कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि वहाँ इसकी जरूरत नहीं है ना। जहाँ श्री राम के नारे लगाने हैं, जहाँ हर हर महादेव के नारे लगाने, वहाँ लगाएंगे ना। तो मैं दोनों बातें कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ क्या हो रहा था, वहाँ यही सब हो रहा था। ये विपक्षियों का एजेंडा वहाँ चल रहा था और ये फॉरेन फंडिंग से हो रहा था, ये स्पष्ट हो चुका है। विपक्ष मतलब झारखंड सरकार के लोगों का ऐसा मानना है कि आप लोग वहां जंतर मंतर वालों को बुरा बोल रहे हैं, यहाँ वाले को अच्छा बोल रहे हैं। ये कैसी राजनीति है? यहाँ वाले को अच्छा तो बोलेंगे, मैं सैल्यूट करता हूँ यहाँ के छात्र छात्राओं को। हम्म, जो साहब आदरणीय गुरु जी हम्म, शिबू सोरेन जी का हम्म, फोटो लगा के लगाए हुए हैं, हम्म, जो आदरणीय गुरु जी को श्रद्धांजलि सभा करता हो, हम्म, जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का जन्मदिन मनाता हो, हम्म, जो सड़कों पर निकलता हो तो भारत माता की जय का नारा लगाते हो, हम्म, जो सड़कों पर निकलता हो तो वंदे मातरम गान करता हो, हम्म, जो अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करता हो। तो मेरा कहना है ये छात्र है ना, असली छात्र छात्राएं यहाँ हैं। आप बताइए ना, वहाँ नीट के छात्र थे क्या? अभी तक तो एक आदमी का सर्टिफिकेट नहीं पेश कर सका जो वहाँ जंतर मंतर प्रदर्शन में थे। अभिजीत दीपके क्या नीट का छात्र है क्या? हम्म, और क्या क्या, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। ठीक है। मेरा कहना है कि भाई देखो, आंदोलन को आंदोलन रहने दो ना, हम्म, किसी का टूल किट मत। ठीक है। आप 7 बार विधायक रह चुके हैं। राजनीति जितने करीब से आपने देखा है, बहुत कम लोग अभी हैं। आपको क्या बदलाव दिखा झारखंड जब से बना है तब से अभी तक? क्या बदलाव दिखा और किस तरफ झारखंड जा रहा है? नहीं देखिए, अभी तक डिटेल्स में तो मैं नहीं अभी कह सकता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बदलाव नहीं हुआ है। ठीक है। सरकार कोई भी रहे, हम्म, ऐसा तो नहीं है कि कोई भी सरकार बैठी हुई रहती है। हम्म, भाई अपने हिसाब से काम करती है, हम्म, अपना एजेंडा जो भी होता है वो करती है, हम्म, कोशिश करती है कि राजहित में हो। हम्म, कम बेसी हो सकता है, ठीक है। किसी के राज में ज्यादा काम होता है, किसी के राज में कम काम होता है। हम्म, काम सब करते हैं, हम्म, लेकिन मेरा सिर्फ काम से नहीं होता है ना। हम्म, लोगों को तब नजर आएगी जब सारी व्यवस्थाएं सुदृढ़ हो। हम्म, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, हम्म, तो शिक्षा व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, हम्म, हम्म, अस्पताल अच्छे होने चाहिए, आपको जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो ठीक होनी चाहिए, हम्म, सड़कें अच्छी होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा। हम्म, भाई पहले की सरकारों ने भी किया, आज की भी सरकार कर रही है। हम्म, और विकास देखिए एक सतत प्रक्रिया है। हम्म, तब कहिए कि झारखंड में रोजगार के अवसर नहीं हुए। हम्म, अब इस पर बहुत लंबा डिबेट हो ठीक है। सकता है, हाँ। क्यों नहीं हुए। हम्म, इसलिए नहीं हुए कि झारखंड के अंदर सीएमटी एक्ट है, हम्म, एसपीटी एक्ट है, हम्म, और जल जंगल जमीन हम्म, यहाँ के जो जनजातीय समुदाय है हम्म, उनके हृदय का टुकड़ा है, हम्म, जो उससे जुड़ा। हम्म, दूसरी बात, हर लोग चाहते हैं कि यहाँ फैक्ट्रियां लगे, लेकिन लगेंगी कैसे? जान देंगे, जमीन नहीं देंगे, आसमान में तो फैक्ट्रियां लगेंगी नहीं। तो मैं कहूँगा कि इस पर डिबेट करेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, लंबा, लेकिन फैक्ट यही है। एक दिन मैं इस पर बोल सकता हूँ, पूरा दिन। तो मेरा ये कहना है कि बदलाव हुआ है, हम्म,
झारखंड में बदलाव नहीं हुआ। मैं तो बिहार से विधायक हूँ, मुझे याद है कि बिहार के समय झारखंड पर ध्यान ही नहीं जाता था, बजट नहीं देता था। और मैं ये भी देखा हूँ कि झारखंड के मंत्री को अधिक से अधिक क्या वन मंत्री बना देता था, छोटा मोटा विभाग देता था। तो झारखंड पर फोकस था ही नहीं, यहाँ पर सौतेला व्यवहार होता था। इसी कारण तो झारखंड अलग राज्य की लड़ाई हुई और झारखंड राज्य हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया भी। लेकिन झारखंड को जितना बेहतर ढंग से सजाया संवारा जा सकता था वो नहीं सजा। इस बात का दुख हमें भी है। मैं भी 5 साल मंत्री रहा हूँ, जी जी। मैं भी 5 साल में नहीं कह सकता कि भाई मैंने कोई चमत्कार कर दिया, क्योंकि व्यवस्था का अंग मैं भी हूँ। तो इसके लिए सिर्फ सरकार जिम्मेवार है, ये भी नहीं मानता। सर जाते जाते सिर्फ एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, खत्म करें हम लोग। E20 को लेकर जो चल रहा है 20% आप जनता पर थोप दे रहे हैं, जनता परेशान है। देखिए E20 का मामला भी अभी विपक्ष के लोग इसको बहुत ज्यादा उठा रहे हैं और बहुत नैरेटिव सेट हुआ। अभी तो एक कोई है बिहार का नाम लेके बोल रहा हूँ, मनीष कश्यप का हमने कभी देखा, गाड़ी वाला वो भी खिस्सा कहानी सब जानते हैं। मेरा ये कहना है, कभी देखते हैं राहुल गांधी, कभी केजरीवाल जी, कभी कोई कोई करते रहता है। मेरा ये कहना है कि भाई E20 की जरूरत क्यों पड़ी। आप इसको उदाहरण के लिए मैं समझाता हूँ। डॉक्टर के पास जाइएगा, आप पूछता है कि भाई आप अंडा खाते हैं क्या, चिकन खाते हैं क्या, मटन खाता, बोला नहीं खाते हैं, तो भैया आप दूध पीजिए। आप पौष्टिक आहार है तो उसके रूप में आप ले सकते हैं। तो आज भारत में तेल उत्पादन बहुत कम होता है, नगण्य 10% या 20% मैक्सिमम। 80% हम कहाँ से लाते हैं, बाहर से लाते हैं। तो इथेनॉल जो है इसी देश के किसान ऊख उगाते हैं, अनाज से, तरह तरह की चीजों से इथेनॉल बनाया जाता है। E20 यानी 20% इथेनॉल उसमें डाल करके आप गाड़ी चला सकते हैं और सारी चीजें हैं कि इससे कोई खराबी नहीं होती है। और आपको बता दें, जब मनमोहन जी की सरकार थी उस समय भी मनीष शंकर अय्यर का बयान संसद के अंदर है इथेनॉल पर कि भाई हम लोग इसको लाने जा रहे हैं। मेरा कहना है कि आप ला रहे थे तो ठीक था, हम ले आए तो गलत हो गया। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही काम हो रहा है, जनता को भड़काने का। हर इशू पर आप देखिएगा, हर इशू पर जनता को भड़काओ। तो मेरा ये कहना है कि किसी को भड़कने के पहले उसकी सारी वस्तुतः जांच कर लेनी चाहिए। यदि कोई कहे कि कौआ आपका कान ले गया, तो कौआ के पीछे भागिएगा कि कान को देखिएगा। ठीक, बस इतना ही मेरा। मैं कौआ के पीछे नहीं भागेंगे लोग, कान ही देखेंगे। लेकिन मेरा ये बोलना है कि क्या जनता को ऑप्शन नहीं देना चाहिए था कि भाई आप ये भी ले लीजिए और एक ये भी ले लीजिए, शुद्ध जो आता था पहले। देखिए ऐसा है, इसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है। क्योंकि क्या है, पेट्रोल पंप मेरा ड्राइवर ही जाता है और वहाँ डीजल भरवाता है। ठीक है, मेरे पास डीजल वाली गाड़ी है। डीजल वाली गाड़ी है। ठीक है। अब वहाँ पेट्रोल पंप में कैसे कैसे लगे हुए हैं मुझे नहीं पता। तो मैं कभी कभी मौका मिला रास्ता में भरवाता भी हूँ, तो मुझे ध्यान में नहीं है। लेकिन ऐसी व्यवस्था हो जाए तो अच्छा रहेगा कि नहीं आपके नजर? नहीं, बिल्कुल मैं इस बात का समर्थन करता हूँ कि भाई पेट्रोल पंप में ऐसी भी रहे कि साहब आप बिना इथेनॉल का भी ले सकते हैं पेट्रोल, और इथेनॉल E20 भी ले सकते हैं। ठीक, पेट्रोल जो है, मैं इसका समर्थन। जवाब हर मुद्दे पर आपने सुना, इन्होंने बेबाक जवाब दिया, निष्पक्ष जवाब दिया। इनका ये नहीं होता कि हम पार्टी में हैं तो अपनी बात रखें और उनकी नहीं रखें, ये इसीलिए जाने जाते। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद लाइव लगातार आने के लिए। धन्यवाद।
दर्शकों अभी के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।